Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Hanuman Studies. In this video, we are going to discuss 14 important current affair points of today's, that is 24 September 2024. ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग 24 सितंबर 2024 के 14 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ये पूरा नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे ही करंट अफेयर्स के और जनरल नॉलेज के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने के लिए आप हनुमान स्टडीज के ऑफिशियल वेबसाइट www.read@hs.blogspot.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा नोट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को सहूलियत रहे इन करंट अफेयर्स पॉइंट को पढ़ने में, जानने में। तो मैं इस नोट्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा। और आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको रिजॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा। और मेरी तरफ से कोई गलती होता है तो उसे लिल मिस्टेक समझ करके माफ कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। ओके, वैसे तो इस नोट्स में पूरा ट्राई किया गया है कि एरर ना हो, एरर फ्री हो, लेकिन फिर भी अगर कोई एरर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसे मैं पूरा सही करने का कोशिश करूंगा, फिर उसे अपलोड करने का कोशिश करूंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। हमारा पहला पॉइंट है कि वाइस प्रेसिडेंट विल विजिट उत्तर प्रदेश ऑन सितंबर 25, 2024। ओके, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 25 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का दौरा करेंगे। ठीक है, 25 सितंबर 2024 को द वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ विल विजिट गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ऑन 25 सितंबर 2024। Okay, so during his visit, he will preside over the second edition of उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। अपने दौरे के दौरान वे उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो के दूसरे संस्करण की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, ये जो उत्तर प्रदेश में दौरा है इनका, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो, उत्तर प्रदेश का दूसरा व्यापार शो होने वाला है ये, तो इसके लिए वो वहां पे आ रहे हैं, तो जिसकी वो अध्यक्षता करेंगे हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी। यह शो 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो है ये 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो के पहले संस्करण का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया था। ठीक है, ये जो संस्करण है ये दूसरा संस्करण है जिसमें हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ आ रहे हैं। तो इसका पहला संस्करण जो है उसका उद्घाटन जो है वो श्रीमती हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि वाइस प्रेसिडेंट विल विजिट उत्तर प्रदेश ऑन सितंबर 2025, विजिट उत्तर प्रदेश ऑन 20 सितंबर 25, 2024। हमारा दूसरा पॉइंट है कि स्वच्छता ही सेवा। ठीक है, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 2024 ऑन 17 सितंबर 2024। ये स्वच्छता ही सेवा कैंपेन जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरुआत किया गया है 17 सितंबर 2024 को। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि अलग अलग विभाग, जो सरकार के जितने भी अलग अलग विभाग हैं, उनके अधिकारियों को अपने आसपास के जगहों को चिन्हित करना है जहाँ पे गंदगी है, उनकी साफ सफाई करनी है, और नियर बाय एरियाज का भी ख्याल रखना है कि उनके एरिया में साफ सफाई बनी रहे। सो लेट्स रीड इट। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खेल विभाग ने 17 सितंबर 2024 को स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की शुरुआत की, जो महात्मा गांधी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या 2 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा। ओके, तो ये जो स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया है ये 17 सितंबर 2024 से चल रहा है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स विच कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसने इसे 23 सितंबर को लॉन्च किया। और ये अभियान जो है 2 अक्टूबर 2024 तक रहेगा, गांधी जी की जयंती तक। ओके, तो इसका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि SHS क्या हो गया, तो स्वच्छता ही सेवा। ठीक है, इसका विषय है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। ठीक है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, जिसका अर्थ है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर कार्य करना और व्यवहार एवं मूल्यों में स्वच्छता की जिम्मेदारी लेना होगा। ठीक है, अपने देश के जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको इन्वॉल्व होना रहेगा, उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा स्वच्छता बनाने के लिए, स्वच्छता बनाए रखने के लिए, ताकि लोगों के बीच में जागरूकता फैले कि साफ सफाई कितनी जरूरत है। तो ये यहाँ तक के ये पॉइंट्स हैं। अब क्या, थ्री की पिलर्स ऑफ द कैंपेन। इस कैंपेन के 3 जो हैं की पिलर हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला पिलर जो है वो है संपूर्ण स्वच्छता थ्रू श्रमदान। ठीक है, संपूर्ण स्वच्छता थ्रू श्रमदान। अब श्रमदान के माध्यम से संपूर्ण स्वच्छता, यह विशिष्ट क्षेत्रों को सुधारने और स्वैच्छिक कार्य द्वारा संपूर्ण स्वच्छता प्रदान करने के लिए पर केंद्रित है। ओके, विशिष्ट क्षेत्रों मतलब कि स्पेसिफाइड जगह पे जहाँ पे गंदगी रहती है या गंदगी है, तो वैसी जगहों पर से गंदगी हट जाए। ठीक है, और
सब जगह साफ सफाई बने, तो इस तरीके की चीजों से तो बिना श्रमदान किए, ठीक है, चाहे वो कोई अधिकारी हो या नॉर्मल आदमी हो, बिना श्रमदान किए साफ सफाई हो नहीं सकता है। ठीक है, तो श्रमदान के माध्यम से संपूर्ण स्वच्छता, ये पहला स्तंभ हुआ इस अभियान का। ठीक है, ये 3 पिलर्स हैं, तो इस अभियान का पहला स्तंभ जो है वह संपूर्ण स्वच्छता थ्रू श्रमदान। दूसरा स्तंभ जो है वो है कि स्वच्छता की भागीदारी। ठीक है, स्वच्छता की भागीदारी, यह लोगों को जागरूकता और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता प्रयासों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। स्वच्छता की भागीदारी मतलब कि आप भी मिले, हम भी मिले, साफ सफाई करें, तभी कोई भी जगह सफाई बन पाएगी वहां पे। ठीक है, तो स्वच्छता की भागीदारी, तो ये लोगों को जागरूकता और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता प्रयासों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, स्वच्छता की भागीदारी। यह था दूसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ क्या है कि सफाई मित्र सुरक्षा शिविर। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, ठीक है, इन शिविरों का आयोजन सफाई कर्मियों का समर्थन और सम्मान करने के लिए किया जाता है। ये जो सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ये है कि जो सफाई कर्मी हैं हमारे, वो उनका समर्थन और सम्मान के लिए, ठीक है, उनका समर्थन हो, उनका सम्मान हो, ठीक है, कि उनको कोई हीन भावना से ना देखे हमारे सफाई कर्मचारी को। तो इन सब चीजों के लिए, उनके भलाई के लिए, अपने सोसाइटी में जागरूकता फैले साफ सफाई के लिए प्रति, कि वो लोग भी कितने एक्टिव रहते हैं, उनके एक्टिवनेस के बगैर साफ सफाई पॉसिबल नहीं हो पाती है हमारे आसपास में। तो हैट्स ऑफ टू देम। ऑलराइट, तो ये थ्री की पिलर्स थे इस कैंपेन के, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के। अब इसमें जो डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं स्वच्छता ही सेवा कैंपेन में, उसमें है डिपार्टमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो ये 6 संस्थाएं हैं जो कि इस स्वच्छता ही सेवा अभियान में डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ, यूथ के साथ इन्वॉल्व हुए थे इस कैंपेन को शुरुआत करने में। ऑलराइट, हमारा तीसरा पॉइंट है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पब्लिश्ड इट्स एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया 23 तारीख को। तो द रिपोर्ट हैज द डेटा फ्रॉम द जुलाई 2023 टू जून 2024। इस रिपोर्ट में जो डेटा है वो जुलाई 2023 से लेकर के जून 2024 तक के रिकॉर्ड का डेटा है। ओके, तो की फाइंडिंग्स फ्रॉम दिस रिपोर्ट, अब इस रिपोर्ट से क्या क्या पता चलता है, चलिए उन्हें देखते हैं। इसको मैं बस रीड करूंगा, ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको मैं बस रीड करूंगा, क्योंकि ये रिपोर्ट का डेटा है, इसको क्वेश्चन में कैसे भी पूछा जा सकता है, और ये हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं जैसे यूपीएससी, तो उस तरह के क्वेश्चन, उस तरह के एग्जाम्स के लेवल में पूछा जाता है इस डेटा को। तो आई रीड इट जस्ट इन हिंदी, यू कैन रीड इट इन इंग्लिश बाय योरसेल्फ ऑन द स्क्रीन। ओके, तो जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए श्रम बल भागीदारी दर 60.1% थी। पुरुषों के लिए यह 78.8% थी और महिलाओं के लिए यह 41.7% थी। ठीक है, ये पहला निष्कर्ष निकला है इस रिपोर्ट में। दूसरा क्या है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए कुल LFPR जुलाई 2022 जून 2023 में 57.9% से बढ़कर जुलाई 2023 जून 2024 में 60.1% हो गई है। महिलाओं के लिए यह 37% से बढ़कर 41.7% हो गई और पुरुषों के लिए इस अवधि के दौरान 78.5% से थोड़ा बढ़कर 78.8% हो गई। ठीक है, तो कितनी बढ़ोतरी हुई है लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन में, तो ये दिखाया गया है, ये दर्शाया गया है इसमें कि 15 वर्ष से अधिक आयु वालों की कितनी भागीदारी बढ़ी है, महिलाओं की कितनी भागीदारी बढ़ी है, और पुरुषों में थोड़ा बहुत ही बढ़ा है, बहुत ही कम, ना के बराबर ही बढ़ा है, लेकिन जो भी बढ़ा है। ओके, सो आगे का पॉइंट में इसमें क्या है कि जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात 58.2% था। पुरुषों के लिए यह 76.3% थी और महिलाओं के लिए यह 40.3% थी। तो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात जो है वो 58.2% था। पुरुषों के लिए 76.3% थी और महिलाओं के लिए 40.3% थी। आगे क्या कह रहा है कि जुलाई 2022 से जून 2023 में 35.9% से बढ़कर जुलाई 2023 जून 2024 में 40.3% हो गई। कुल मिलाकर इसी आयु वर्ग के लोगों के लिए WPR इस दौरान 56% से बढ़कर 58.2% हो गया। देखिए, जो रिपोर्ट का जो आया है उसके रिगार्डिंग ये है। आखिरी पॉइंट का इस रिपोर्ट का जो निष्कर्ष है वो है कि जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों और महिलाओं
दोनों के लिए बेरोजगारी दर 3.2% थी। ठीक है, तो ये जो बेरोजगारी दर जो बताया जा रहा है इसमें कि जुलाई 2023 से लेकर के जून 2024 के बीच में 15 वर्ष और उससे अधिक के पुरुष और महिला जितने थे, तो उनके लिए बेरोजगारी दर जो थी वो 3.2% थी। पुरुषों के लिए यह 3.3 से घटकर 3.2 हो गई, जबकि महिलाओं के लिए इस अवधि के दौरान 2.9 से बढ़कर 3.2% हो गई है। तो ये बेरोजगारी दर बढ़ी है, घटी है पुरुषों में 1.1% और महिलाओं में ये बढ़ी है। तो ठीक है, तो ये एक चिंता का विषय है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है, तो लोग महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो उनकी बेरोजगारी भी दूर होगी। तो एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है इसका। हमारा चौथा पॉइंट है कि सेवरल न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड फॉर डेफ कम्युनिटी ऑन साइन लैंग्वेज डे 2024। ठीक है, बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स, ठीक है, नए इनिशिएटिव्स पहले शुरू की गई हैं डेफ कम्युनिटी के लिए साइन लैंग्वेज डे 2024 में। अब इसके रिगार्डिंग इसमें जो इन्वॉल्व हुए वो क्या है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा आज नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के भीम हॉल में आयोजित सांकेतिक भाषा दिवस 2024 समारोह में मुख्य अतिथि थे। तो ये जो आयोजन किया गया साइन लैंग्वेज डे, ठीक है, साइन लैंग्वेज डे जो हमारे देश के बधिर लोग हैं उनके लिए दिवस मनाया जाता है, जिसमें उनके लिए नए स्कीम्स फैसिलिटीज लॉन्च की जाती हैं। तो इस प्रोग्राम में जो लॉन्च कह रहा हूं मैं, जो शामिल हुए वो थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री BL वर्मा, और इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो दिल्ली में। ठीक है, तो ये पता चल गया कि 23 तारीख को साइन लैंग्वेज डे मनाया जाता है, 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज डे मनाया जाता है। श्री राजेश अग्रवाल सचिव DEPWD अतिथि थे। इस वर्ष का विषय है सांकेतिक भाषा अधिकारों का समर्थन करें। ठीक है, सांकेतिक भाषा के जो भी अधिकार हैं उसका समर्थन करें, ये इस वर्ष का विषय है। ऑलराइट, आगे का मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? तो पहला क्या है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी सहित कक्षा 6 के विषयों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा ISL में 100 मौलिक अवधारणा वीडियो लॉन्च करना। ठीक है, तो ये उद्देश्य है इन वीडियोस को बनाने का, इस वीडियोस को लॉन्च करने का, ताकि जो सांकेतिक भाषा में बात करते हैं वो सही तरीके से अपने आप को निखार सकें और उनमें इंप्रूवमेंट हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है तो हर चीज उनको भी जानकारी रहनी चाहिए, तो इस तरीके की सुविधाएं पहुंच सके बधिर लोगों तक। तो ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जो ये किया गया है विश्व बधिर दिवस के दिन 2024। ओके, तो अब इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं में ये कि लॉन्च ऑफ 100 फाउंडेशनल कंसेप्ट वीडियोस इन इंडियन साइन लैंग्वेज फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग साइंस, सोशल साइंस, गणित, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिसके रिगार्डिंग ये ISL वीडियोस लॉन्च करेगा, कम से कम 100 से ज्यादा भी हो सकता है। ओके, सेकंड विशेषता जो है, सेकंड इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ 2500 न्यू साइन वर्ड्स इन द ISL डिक्शनरी। ठीक है, इंडियन साइन लैंग्वेज का डिक्शनरी है ISL, तो उसमें 2500 न्यू साइन वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। 2500 नए साइन लैंग्वेज को, ठीक है, सांकेतिक शब्दों को, 2500 सांकेतिक शब्दों को इसमें जोड़ा गया है। अब अनवीलिंग ऑफ द ISL डिक्शनरी नो अवेलेबल इन 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब ISL का जो डिक्शनरी है वो 10 अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है, 10 अवेलेबल लैंग्वेजेस में आपके समय में अवेलेबल हो गया है। सो अब अगला पॉइंट क्या है कि दिव्यांग रोल मॉडल वीडियो जारी करना। रोल मॉडल की दिव्यांगों के भी कोई रोल मॉडल हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो हैं चाहे वो किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, एंटरटेनमेंट के हो, स्पोर्ट्स के हो, पॉलिटिक्स के हो, तो वो जो यूथ के रोल मॉडल हैं, अपने सिटीजन के रोल मॉडल हैं, तो वो सिर्फ उन तक सीमित ना रहे, वो दिव्यांगों तक भी पहुंचे। ठीक है, तो वही दिव्यांग रोल मॉडल वीडियो जारी करना, जिससे भारतीय साइनिंग हैंड्स द्वारा विकसित किया गया है ताकि समुदाय को प्रेरित किया जा सके। अब ये रोल मॉडल जरूरी नहीं कि कोई बड़ा स्टार ही हो। ठीक है, मैंने अभी कहा कि सेलिब्रिटी को, लेकिन जरूरी नहीं कोई स्टार ही हो, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसकी कैपेबिलिटी के बेसिस पर उसको चुना जाए और ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें उसको रोल मॉडल की तरह दिखाया जाए। ओके, अब ये पांचवा इंपॉर्टेंस जो है, पांचवा विशेषता जो है कि सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए ISL में सुलभ शैक्षिक कहानियां लॉन्च करना। ठीक है, बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज में कहानियां लॉन्च करना। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, फॉस्टरिंग इंक्लूसिव लर्निंग। समावेशी मतलब कि सब मिलजुल करके पढ़ सकें, सब एक जगह भी पढ़ सकें, उस तरीके की पढ़ाई को भी बढ़ावा देना साइन लैंग्वेज के केस में। ओके, नेक्स्ट इज इनॉग्रेशन ऑफ द स्वास प्लेटफॉर्म। स्वास प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया यहाँ पे, एक ऑफरिंग एक्सेस टू वेबसाइट्स ऑफ 25 नेशनल इंस्टीट्यूट्स, कंपोजिट रीजनल सेंटर्स एंड द मिनिस्ट्री। ठीक है, 25 वेबसाइट्स पे एक्सेस मिलेगा लोगों को स्वास्थ्य के माध्यम से। ठीक है, तो स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म का उद्घाटन जो 25 राष्ट्रीय संस्थाओं, संयुक्त क्षेत्रीय केंद्रों और मंत्रालय के वेबसाइटों तक पहुंच प्रदान करेगा। जो साइन लैंग्वेज जो भी जानते हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये सब कारगर रहेगा, बहुत ही यूजफुल रहेगा।
ओके, हमारा अगला पॉइंट क्या है कि अ 2-day टेक्नोलॉजी शोकेसिंग एंड नेटवर्किंग मीट ऑफ CFTRI फूड एंड मिलेट टेक्नोलॉजीज एट CSIR CFTRI मैसूरू वाज ऑर्गेनाइज्ड। ये जो संस्था है CSIR CFTRI, ये मैसूरू में जो इसका संस्था है वहां पे 2 दिन का एक मीट ऑर्गेनाइज कराया गया है। ठीक है, इस मीट में बहुत लोग शामिल हुए हैं। या लेट्स रीड इट। CSIR CFTRI मैसूर में CFTRI खाद्य और बाजरा प्रौद्योगिकियों का 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और नेटवर्किंग बैठक का आयोजन किया गया। अब कार्यक्रम जो है, इसके कार्यक्रम के बारे में क्या है कि CFTRI खाद्य और बाजरा प्रौद्योगिकियों को का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और नेटवर्किंग बैठक। ठीक है, प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस और नेटवर्किंग, तो दोनों का बैठक, प्रौद्योगिकी परफॉर्मेंस और नेटवर्किंग कि वो लोग पहुंच कितना तक बना पा रहे हैं अपने फूड प्रोडक्ट्स या फूड से जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं वो सब कितनी पहुंच रही हैं लोगों तक। अब इसके आयोजक कौन कौन है, तो इसके आयोजक है CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, CSIR सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्नत भारत अभियान, विज्ञान भारती। ये हो गए इसके आयोजन CSIR CFTRI के। अब इसका लोकेशन, तो इसका लोकेशन जो है वो CSIR CFTRI मैसूरू। ठीक है, इसका लोकेशन जो आयोजित किया जाएगा वो मैसूर में। कब किया गया, तो 19 से 20 सितंबर के बीच में इस आयोजन को कब किया गया, तो 19 से 20 सितंबर में। इसका मुख्य लक्ष्य तो CSIR CFTRI द्वारा विकसित खाद्य प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना। ठीक है, इन संस्था के द्वारा जो भी खाद्य प्रौद्योगिकी में डेवलपमेंट हुआ है उसको यहाँ पे परफॉर्मेंस को डिस्प्ले करना था। अब इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है, तो इससे बेनिफिट क्या है कि रोजगार के अवसर पैदा करके सतत विकास का समर्थन करके ग्रामीण समुदायों का मदद करना। ठीक है, रोजगार अवसर पैदा करके सतत विकास। ठीक है, रोजगार का अवसर फूड से रिगार्डिंग में, चाहे फार्मर से हो या फिर किसी बिजनेस से हो। ठीक है, तो लोगों को काम मिले, रोजगार का अवसर पैदा हो, सतत विकास हो, लॉजिस्टिक डेवलपमेंट हो और ग्रामीण समुदायों का मदद करना कि ग्रामीण क्षेत्र तक लोगों तक मदद पहुंच सके, फूड से या फिर क्रॉपिंग से रिलेटेड जो भी उनकी परेशानी होती है वो सब दूर हो सके। अब फोकस एरियाज क्या क्या है इसके रिगार्डिंग, तो खाद्य प्रसंस्करण और खेती में चुनौतियों का समाधान करना। ठीक, खाद्य प्रसंस्करण और खेती की चुनौतियों का समाधान करना, जितनी भी चुनौती आती हैं खाद्य से रिलेटेड में या फिर खेती से रिलेटेड में, तो उसको एड्रेस करना, उसको समाधान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फूड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब प्लेटफॉर्म फॉर स्टेक होल्डर्स, हितधारकों के लिए मंच। ठीक है, हितधारक कि जो भी CSIR या CFTRI या फिर फार्मर्स या फिर ऐसे लोगों तक में जो पहुंचते हैं, जो उनके बारे में सोचते हैं, तो उनके लिए क्या क्या मंच प्रोवाइड हो रहा है। इसमें क्या है कि इसमें उद्योग विशेषज्ञ, ठीक है, उद्योग विशेषज्ञ इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी जानकार रखते हैं, उद्यमी चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ठीक है, शोधकर्ता रिसर्चर्स हो, नीति निर्माता स्टैटिक्स प्लानिंग डिजाइनिंग करने वाले हो और ग्रामीण समुदाय के सदस्य चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के ही रहने वाले क्यों ना हो। ठीक है, तो उन सब तक ये सब चीजें पहुंच सके, सहूलियत पहुंच सके, तो ये सब उनके लिए किया जा रहा है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में CSIR CFTRI प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के बारे में विचार साझा करना। ठीक है, CSIR CFTRI के रिगार्डिंग जो है थॉट्स शेयर करना। प्रमोट कोलैबोरेशन एंड इनकरेज टेक्नोलॉजी यूज, कोलैबोरेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में कि सहयोग को बढ़ावा देना, कोलैबोरेशन सहयोग को बढ़ावा देना और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, ठीक है, इनकरेज प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करना। ठीक है, फिर सपोर्ट द फूड इंडस्ट्री एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, खाद्य उद्योग और सतत विकास का समर्थन करना। तो ये था हमारा 5वां पॉइंट। हमारा 6वां पॉइंट है कि रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड कैटालिटिक ड्रॉपलेट्स दैट विल इंक्रीज केमिकल रिएक्शंस, शोधकर्ताओं ने उत्प्रेरक बूंदें विकसित की हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को 10 गुना बढ़ा देगी। ठीक है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में एक डेवलपमेंट हुआ है कि शोधकर्ताओं ने एक ऐसी उत्प्रेरक बूंदों की विकसित किया है, कैटालिटिक ड्रॉपलेट्स को विकसित किया है जो कि किसी भी रिएक्शन को 10 गुना तक बढ़ा देगी। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स में पढ़ लें तो मोहाली के नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान INST, ठीक है, रिसर्चर्स एट द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST के शोधकर्ताओं ने उत्प्रेरक बूंदें विकसित की हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति और दक्षता को 10 गुना बढ़ा सकती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को ये कैटालिटिक ड्रॉपलेट जो है 10 गुना तक बढ़ा सकती है। अब विशेषकर कम सबस्ट्रेट सांद्रण पर, अगर कहीं पे ऐसा रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कम पड़ जा रही हैं, तो वहाँ पे रिएक्शन फास्ट हो रहा है अगर, तो ऑब्जेक्ट्स का कंजम्पशन क्या होता है कि तेज हो जाता है। तो रिएक्शन वहाँ पे ऐसी चीज जहाँ पे रिएक्शन करवाना है अगर वो कम है और रिएक्शन जिससे करवाना है वो भी कम है, तो ये कैटालिस्ट डाल करके वहाँ पे रिएक्शन को फास्ट कराया जा सकता है।
यह नवविचार दवा विकास में तेजी ला सकती है, नए नए तरह के दवा बनाने में ये तेजी लाने में हेल्प करेगा। स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम कर सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो देखभाल का लागत लगता है उसको कम करेगा। आगे क्या है कि परंपरागत रूप से रसायनज्ञ प्रतिक्रियाओं के दौरान अणुओं को सीमित करने के लिए भौतिक और रासायनिक बाधाओं का उपयोग करते थे। पहले के समय में क्या था कि अलग अलग तरीकों के इस्तेमाल होते थे, जो भी होता था वो अभी के समय से 10 गुना कम था। तभी इस कैटालिटिक ड्रॉपलेट्स के इन्वेंशन के बाद अब ये रिएक्शन क्या है 10 गुना तेज हो जाएगा। ठीक है, तो जो इन प्रक्रियाओं को धीमा कर सकते थे। इसके विपरीत नया दृष्टिकोण तरल प्रावस्था पृथक्करण द्वारा निर्मित बूंदों के भीतर प्रोटीन धातु नैनो समग्रों के बाधा मुक्त कारावास की अनुमति देता है। अब इसमें प्रोटीन का भी सिमुलेशन किया जा सकेगा, असेंबलिंग किया जा सकेगा, प्रोटीन को भी इसमें इंट्रोड्यूस कराया जा सकेगा फास्ट से। ठीक है, रिएक्शन तेज होगा। तो रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, हीट चाहिए होता है, प्रेशर चाहिए होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होता है, तो चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो। तो इस तरीके की चीजों की रिगार्डिंग में ये कैटालिटिक ड्रॉपलेट्स जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। यह विधि अणुओं को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने के सक्षम बनाती है, जिससे उत्प्रेरक दक्षता में काफी वृद्धि होती है। ठीक है, ये वो अणु, वो एटम्स जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको फास्ट करती है ताकि ये केमिकल रिएक्शन में तेजी ला सके। अगला पॉइंट क्या है कि पत्रिका नैनो स्केल में प्रकाशित निष्कर्षों से पता चलता है कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए एक नया दृष्टिकोण है जो औद्योगिक प्रक्रियाओं, जिसमें दवा निर्माण और ऊर्जा उत्पादन शामिल है, ठीक है, में सुधार कर सकता है और तरल प्रावस्था पृथक्करण का उपयोग करने वाली नई तकनीकों के विकास का नेतृत्व कर सकता है। ये जो जानकारी छपी है, ये छपी है एक जर्नल में, नैनो स्केल। ठीक है, इसके अनुसार ये जानकारी छपी है कि रिसर्चर्स ने ये ड्रॉपलेट्स, कैटालिटिक ड्रॉपलेट्स को इन्वेंट किया है, जो कि किसी भी रिएक्शन को 10 गुना तक बढ़ा देगी। हमारा अगला पॉइंट है और 7वां पॉइंट है ये कि रिसर्चर्स हैव फाउंड अ वे टू स्टोर लाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम यूजिंग पोटेशियम एटम्स। रिसर्चर्स ने लंबे समय तक लाइट को स्टोर करके रखने के लिए एक रास्ता फाउंड किया है पोटेशियम एटम्स की मदद से। ठीक है, शोधकर्ताओं ने पोटेशियम परमाणुओं का उपयोग करके प्रकाश को लंबे समय तक संग्रहित करने का एक तरीका खोज लिया है। प्रकाश को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सके, तो इसके लिए खोज किया है शोधकर्ताओं ने। इसके रिगार्डिंग कुछ डिटेल में, तो पहला पॉइंट क्या है कि शोधकर्ताओं ने पोटेशियम परमाणुओं का उपयोग करके प्रकाश को लंबे समय तक संग्रहित करने का एक तरीका खोज लिया है। ठीक है, शोधकर्ताओं ने प्रकाश को लंबे समय तक, लाइट को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सके, तो पोटेशियम परमाणुओं की मदद से उन्होंने एक तरीका खोज लिया है जो क्वांटम सेंसर और अन्य तकनीकों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अब इन पोटेशियम एटम्स की मदद से जो भी नया रिसर्च किया जाएगा जिसमें लाइट को स्टोर किया जा सकेगा, तो इसकी मदद से क्वांटम सेंसर और अन्य तकनीकों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। जबकि वैज्ञानिक अक्सर रुबिडियम और सीजियम का उपयोग करते हैं, पोटेशियम के साथ काम करना कठिन रहा है। पहले वैज्ञानिक लाइट को स्टोर करने के लिए रुबिडियम और सीजियम का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, रुबिडियम और सीजियम का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने पोटेशियम के साथ भी इसका रास्ता खोज लिया है, जो कि सबसे कठिन रहा करता था उसके साथ काम करना। अब इस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन शामिल थे, तो उनका नाम है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट पाया गया रमन अनुसंधान संस्था में। ठीक है, रमन अनुसंधान संस्था में क्विमिक्स प्रयोगशाला से गौरव पाल, ये पहले साइंटिस्ट गौरव पाल, डॉक्टर सप्तऋषि चौधरी, ठीक है, प्रोफेसर सुभाषिष दत्ता गुप्ता के साथ ये तीनों मिल करके पोटेशियम परमाणुओं पर 2 लेजर प्रकाश का उपयोग करके क्वांटम प्रभाव उत्पन्न किया। उन्होंने विद्युत चुंबकीय रूप से प्रेरित पारदर्शिता नामक एक घटना पर ध्यान केंद्रित किया जो परमाणु माध्यमों से में प्रकाश के व्यवहार को बदलता है। देखिए, ये जो है परमाणु माध्यम से, ये एटॉमिक लेवल पे डिस्कस किया गया इसको, कि एटॉमिक लेवल पे इसका रिसर्च किया गया 2 लाइट की मदद से पोटेशियम परमाणुओं पे हमला करके, अटैक करके उन पे, और फिर इसको डिस्कवर किया गया, फाइंड आउट किया गया कि उसमें लाइट्स को ज्यादा समय तक, लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है कि इस तरह से प्रकाश को संग्रहित करने की क्षमता भविष्य की क्वांटम तकनीकों, जिसमें क्वांटम मेमोरी, ठीक है, क्वांटम मेमोरी यानी डाटा स्टोर किया जा सके ज्यादा से ज्यादा कम जगह पे, और संचार शामिल है, के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अब ये जो इन्वेंशन हुआ है इसमें जो है क्वांटम मेमोरी इंप्रूव हो सके, संचार यानी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सके, तो ये सब चीजें बेहतर होंगी इस इन्वेंशन से। यह महंगे उपकरणों की आवश्यकता के बिना लेजर आवृत्तियों को स्थिर करने का एक तरीका भी प्रदान करता है। अब महंगे इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर ये लेजर लाइट को कंट्रोल करने का, यानी स्टेबलाइज करने का काम करने में आसानी रहेगा, जो विभिन्न अनुप्रयोगों में फायदेमंद हो सकता है, और ये डिफरेंट अलग अलग तरीके के प्रयोग में, ठीक है, जो भी रिसर्च किया जाता है उसमें ये फायदेमंद रहेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि निष्कर्ष फिजिका
ठीक है, निष्कर्ष फिजिका स्क्रिप्टा में प्रकाशित किए गए थे। ये जो फाइंडिंग्स किया गया वो पब्लिश किया गया था फिजिका स्क्रिप्टा, एक पब्लिकेशन है उसमें, और पुष्टि करते हैं कि क्वांटम प्रणालियों के कुछ सैद्धांतिक मॉडल सटीक है, यहाँ तक कि इस तरह के जटिल मामलों में भी पोटाशियम वाष्प के साथ, ठीक है, अब जो भी डिस्कवर किया गया है इसमें पोटाशियम वाष्प के साथ इसको पूरा किया जा सकता, वाष्प के साथ भी किया जा सकेगा, ठीक है, सिर्फ पोटाशियम एटम्स के साथ नहीं, इसके वेपर के फॉर्म में भी इस लाइट को स्टोर करने में ज्यादा मदद मिलेगी अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद। तो ये हमारा 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या कह रहा है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम पावर CSIRT फैसिलिटी, ठीक है, तो ये कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम के रिगार्डिंग है। तो क्या है कि केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने 23 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के शहीद जीत सिंह मार्ग कुतुब संस्थागत क्षेत्र उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति में कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रणाली दल, ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम, कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल पावर CSIRT सुविधा का उद्घाटन किया, ठीक है, CSIRT पावर श्री मनोहर लाल के द्वारा उद्घाटन किया गया इसका 23 सितंबर को नई दिल्ली में। अब इसका मेन गोल क्या है कि टू इंप्रूव साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया पावर सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी को इंप्रूव किया जा सके इंडिया के पावर सेक्टर में यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की मदद से, ठीक है, CSIRT पावर का मुख्य लक्ष्य एक संचालित दृष्टिकोण का उपयोग करके भारत के विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा में को सुधार करना है। कुछ मुख्य उद्देश्य जो है इस फैसिलिटी का वो कुछ इस प्रकार है कि विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा मुद्दों का जवाब देने और रोकने के लिए मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करें, ठीक है, act as the main agency for responding to and preventing cyber security issues in the power sector, पावर सेक्टर के क्षेत्र में भी जवाब दे सके और किसी भी तरीके के गुनाह को रोक सके, तो उसके रूप में ये कार्यरत रहेंगे। इस क्षेत्र में साइबर खतरों के लिए त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करें, ensure quick and coordinated responses to cyber threats in this sector, पावर सेक्टर में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके लोगों तक सुविधा पहुंच सके, तो इस चीज पे ध्यान दिया जाएगा इसमें। फिर विद्युत उद्योग के लिए विशिष्ट साइबर खतरों के बारे में जानकारी एकत्र करें, विद्युत उद्योग यानी पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के रिगार्डिंग में जो भी अगर खतरा है साइबर सिक्योरिटी से तो उस सबका जानकारी कैसे करें कि क्या क्या जानकारी खतरा हो सकता है, विश्लेषण करें और साझा करें, जो भी एनालाइसिस हो उसे शेयर करें। फिर साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और समग्र सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सक्रिय उपाय लागू करें, ठीक है, साइबर सुरक्षा का जागरूकता, लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा जानकारी फैले साइबर सुरक्षा के बारे में, और समग्र सुरक्षा ज्यादा से ज्यादा लोगों मजबूत भी बने, ठीक है, जानकारी भी पहुंचे और मजबूत भी बने कि कोई इनका फायदा भी ना उठा सके, तो ये सब चीजें उपाय जो है लागू करेंगे। फिर विद्युत क्षेत्र के लिए तैयार सर्वोत्तम प्रथाओं, मानक संचालन प्रक्रियाओं और सुरक्षा नीतियों को बढ़ावा दें, ठीक है, प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज टेलर्ड टू द पावर सेक्टर। ये कुछ विशेषताएं हैं इस फैसिलिटीज की। कुछ और क्या है कि संबंधित उपयोगिताओं को साइबर सुरक्षा विशेषज्ञता और समर्थन प्रदान करें, ठीक है, प्रोवाइड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टीज एंड सपोर्ट टू रिलेटेड यूटिलिटीज, जहां जहां जरूरत है साइबर सिक्योरिटी की तो वहां तक सुरक्षा और जानकारी पहुंचाई जाए। फिर प्रशिक्षण, मानक विकसित करना, घटना प्रतिक्रिया ड्रिल आयोजित करना और शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के साथ सहयोग करके साइबर सुरक्षा बढ़ाएं। ये क्या हो गया कि ट्रेनिंग दे करके, ठीक है, थ्रू ट्रेनिंग, डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स, कंडक्टिंग इंसिडेंट रिस्पांस ड्रिल्स एंड कोलैबोरेटिंग विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्रीज, सबसे मिल करके सब तक जानकारी, अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे, तो ये सब चीजें उनसे मिलना पड़ेगा। फिर विद्युत क्षेत्र में हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करें ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके और सामूहिक साइबर सुरक्षा प्रयासों में सुधार किया जा सके। अब साइबर सुरक्षा सबकी भागीदारी से ही हो पाएगा, क्योंकि कोई ना कोई चोर कहीं ना कहीं इंटरनेट पे बैठा होगा, आपको फेक कॉल करके या फेक मैसेज करके किसी ना किसी रूप में, साइबर ठग अलग अलग तरीके के फ्रॉड करते हैं, तो आप भी साइबर सुरक्षा से अपने आप को बचा के साइबर सुरक्षा में रहें, ठीक है, किसी साइबर ठग के शिकार बन ना जाए। वो तो हमारा 8वां पॉइंट। हमारा 9वां पॉइंट है कि स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 एट भारत मंडपम, ठीक है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 भारत मंडपम में, विश्व खाद्य भारत 2024 में। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने नई दिल्ली में विश्व खाद्य भारत 2024 में विभाग के मंडपम का दौरा किया। उन्होंने प्रदर्शनी में स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी नवविचारों की प्रशंसा की और इनमें से कुछ स्टार्टअप्स द्वारा बनाए गए नए उत्पाद भी लॉन्च किए, ठीक है। ये जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए नए स्टार्टअप्स के द्वारा, जो भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए इस वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में। अब विश्व खाद्य भारत 2024 के उद्घाटन दिवस पर एक CEO राउंड टेबल आयोजित किया गया।
वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में एक सीईओ कंपनीज के जो सीईओज होते हैं, तो उनके बीच में एक राउंड टेबल भी आयोजित किया गया, जिसमें विभाग ने भी भाग लिया। विभाग मतलब कि सरकारी विभाग ने भी भाग लिया, डिपार्टमेंट्स ने भी। अब इसमें क्या कौन कौन भाग लिए, तो इसकी सह अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, ठीक है, पहले मंत्री कौन हुए, तो पीयूष गोयल, और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान ने की। ये जो राउंड टेबल किया गया, ठीक है, ये जो राउंड टेबल सीईओ राउंड टेबल जो है, इसे जो ऑर्गेनाइज किया गया, तो इसमें कौन कौन शामिल हुए, तो श्री पीयूष गोयल शामिल हुए, श्री चिराग पासवान शामिल हुए। विभाग ने पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता और युवा विकास नामक एक ज्ञान सत्र का आयोजन किया। ठीक, विभाग ने पशुपालन विभाग से रिलेटेड उद्यमिता, ठीक है, कि उसमें भी इंडस्ट्री आए जुड़े, युवा विकास यूथ डेवलपमेंट के बारे में एक नॉलेजेबल सेशन भी ऑर्गेनाइज किया, जिसमें लोगों तक जानकारी पहुंचे। और हमारा अगला पॉइंट क्या है कि सत्र का उद्देश्य पशुपालन क्षेत्र में युवाओं को एकत्रित करने के लिए नवीन रणनीतियों का पता लगाना, उद्यमशीलता के अवसरों को उजागर करना और पशुधन प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना था। ठीक है, अब इसका जो उद्देश्य क्या था, तो युवाओं को एकत्रित करने के लिए नवीन रणनीतियों का पता लगाना। ठीक है, युवा भी जो है वो अधिक से अधिक इस क्षेत्र में आए, पशुपालन जैसे क्षेत्र में आए, तो उन तक भी ये बात पहुंचे और कि उसमें भी इंडस्ट्री डेवलप की जा सकती है, इस तरीके की चीजें। तो इस तरीके की चुनौतियों का समाधान करना था इसका उद्देश्य। तो ये था हमारा 9वां पॉइंट। हमारा 10वां पॉइंट है कि सफाई मित्र सुरक्षा शिविर कैंपेन ऑन 20 सितंबर 2024। ठीक है, ये 24 सितंबर का करंट अफेयर्स है, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है पीछे पहले के समय की हुई रहती हैं। तो ये कैंपेन आयोजित किया गया 20 सितंबर 2024 को, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर। ठीक है, यह अभियान जारी किया गया, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर। इसके अंदर क्या है कि वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों, व्यय और राजस्व विभागों ने 20 सितंबर 2024 को सफाई मित्र सुरक्षा शिविर अभियान के हिस्से के रूप में एक चिकित्सीय स्वास्थ्य और जांच शिविर का आयोजन किया। ठीक है, सफाई मित्र सफाई कर्मी जो हैं, तो उनका रेगुलर चेकअप हो सके, किसी तरह की कोई बीमारी है तो वो सब भी दूर किया जा सके, तो इसलिए ये शिविर का आयोजन किया गया, इस कैंपेन का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव डॉक्टर मनोज गोविल ने आर्थिक मामलों, व्यय और राजस्व विभागों द्वारा आयोजित सफाई मित्र सुरक्षा शिविर अभियान के हिस्से के रूप में एक चिकित्सीय स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन किया गया डॉक्टर मनोज गोविल के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर मनोज गोविल के द्वारा, जो कि मिनिस्टर है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। ठीक है, वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के ये सचिव है, सेक्रेटरी हैं, मिनिस्टर नहीं सेक्रेटरी है, ओके, अपोलोजाइज, सेक्रेटरी है। अब अगला पॉइंट क्या है कि नजफगढ़ के ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र से 2 सामान्य चिकित्सक, ठीक है, नजफगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के 2 सामान्य चिकित्सक थे इसमें। नई दिल्ली के शार्प साइट नेत्र केंद्र के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ ने नॉर्थ ब्लॉक में स्थापित 2 शिविरों में विभिन्न स्वास्थ्य मापदंडों की जांच की। ठीक है, तो लोकल ग्रामीण क्षेत्र के 2 स्वास्थ्य सेवक थे, 2 सामान्य चिकित्सक थे, और नई दिल्ली के शार्प साइट नेत्र केंद्र के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ ने भी इसमें हिस्सा लिया था। अब 100 से अधिक सफाई मित्रों और अनुबंधित कर्मचारियों जिनके पहले चिकित्सा रक्त परीक्षण हुए थे, इनका डॉक्टरों द्वारा उनकी प्रयोगशाला रिपोर्टों के आधार पर चिकित्सीय मूल्यांकन किया गया। ठीक है, इन लोगों का 100 से अधिक लोगों का पहले से ही ब्लड टेस्ट हो चुका था, तो उस ब्लड टेस्ट के बेसिस पे उनको एनालाइज करके उनको रिपोर्ट दिया गया और जैसे भी प्रिस्क्रिप्शन किया गया होगा वो किया गया। ये था हमारा 10वां पॉइंट, जो कि सफाई मित्र सुरक्षा शिविर कैंपेन, और किया गया कब, तो 20 सितंबर 2024 को। हमारा अगला पॉइंट क्या है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ANAB एग्रीगेटेड AI सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, CSPAI। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एग्रीगेशन प्रोग्राम है ये, एक ANAB सर्टिफाइड प्रोग्राम है ये, तो ये शुरू किया गया। अब इसके अंदर क्या क्या है, तो CERT इंडिया एंड सीसा ने भारत में प्रमाणित सुरक्षा पेशेवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, सुरक्षा पेशेवर, तो साइबर सिक्योरिटी कृत्रिम प्रमाणित, सर्टिफाइड। ठीक है, सर्टिफाइड इसका फुल फॉर्म नीचे में दिया गया है, एब्रीविएटेड, इंग्लिश में आप वहां जाकर के पढ़ सकते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो सर्ट इन और सीसा ने भारत में प्रमाणित सुरक्षा पेशेवर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता CSPI कार्यक्रम शुरू किया। अब यह कार्यक्रम ANAB द्वारा मान्यता प्राप्त पहला AI सुरक्षा प्रमाण पत्र है। ठीक है, यह ANAB द्वारा ऐसा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसमें आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा। यह CERT इन और सीसा के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP, ठीक है, PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP पहल का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, सर्ट इन और सीसा दोनों मिलकर के इसमें PPP का एक रिलेशनशिप दिखाते हैं और इसको आगे भी बढ़ाएंगे। अब CSPAI कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में AI सुरक्षा प्रमाण को बढ़ाना है। ठीक है, सुरक्षा प्रमाण AI से रिलेटेड सुरक्षा भी बनी रहे। ठीक है, AI जितनी तेजी से विकसित हो रहा है, आगे के समय में
डिजिटल लोगों में साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम होने के चांसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग भी सुरक्षित रहें। तो इस तरीके के कैंपेन्स को, प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया सर्टिफिकेशन के साथ में। किस-किसने लॉन्च किया है? तो सर्ट इन और सीसा, ठीक है? ये गवर्नमेंट हो गया और ये प्राइवेट हो गया। तो पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर में इसको चालू किया गया है। इसका कुछ अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि यह सुरक्षा पेशेवरों को सीखने में मदद करेगा कि एआई के व्यवसाय अनुप्रयोगों में स्थायी रूप से कैसे एकीकृत किया जाए। ये कैसे एआई को बिजनेस में इन्वॉल्व किया जाए, कैसे बिजनेसेस में एआई का इन्वॉल्वेशन बढ़े, तो इसको भी डिस्कस करेगा, इस पे भी ध्यान देगा, ये सब चीजें। अगला क्या है कि बेंगलुरु में सीसा के मुख्यालय में एक समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह का आयोजन जो हुआ वो बेंगलुरु में हुआ, सीसा के हेडक्वार्टर में, ठीक है? सीसा के हेडक्वार्टर में इसका आयोजन हुआ। अब सर्ट इन के महानिदेशक डॉक्टर संजय बलल, ठीक है, डॉक्टर संजय बहल, और डॉक्टर संजय बहल सर्ट इनके महानिदेशक हैं। ये डायरेक्टर जनरल है सर्ट इनके। और सीसा के संस्थापक सीईओ श्री दर्शन संतमूर्ति, ठीक है, सीईओ ऑफ सीसा एंड सर्ट इनके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर संजय बल, ठीक है? तो ये दोनों कार्यक्रम में भाग लिए। अब इन्होंने एएनएबी मान्यता प्राप्त एआई सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किए और साइबर सुरक्षा पेशेवरों को सौंपे भी, ठीक है? ये जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है तो इसको इन्होंने जारी भी किया और लोगों में, विद्यार्थियों में जो भी पास आउट हुए उनको, उनके बीच में इसे डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। राइट, हमारा अगला पॉइंट क्या है कि नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय, ठीक है? नाविका यानी नविका, नाव, ठीक है? नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय। अब इसके रिगार्डिंग क्या कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना नाविका सागर परिक्रमा अभियान की तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में परिभ्रमण करना है। भारतीय नौसेना जो है ये नाविका सागर परिक्रमा अभियान का तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में ये घूमने जाएंगे। तो नई दिल्ली में 23 सितंबर 2024 को एक प्रक्षेपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व नौसेना प्रमुख के उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने किया, ठीक है? अब इसमें क्या किया गया कि एक इवेंट किया गया 23 सितंबर को नई दिल्ली में, जिसको इट वाज लेड बाय वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, ठीक है? ही इज वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है? ये उप प्रमुख है, वाइस एडमिरल है कृष्ण स्वामीनाथन। तो इन्होंने इसको लॉन्च किया। अगला पॉइंट क्या है कि अभियान 2 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना सेलिंग वेसल तारिणी के साथ शुरू होगा, ठीक है? इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारिणी, ये इंडियन नेवल का जो है एक सेलिंग वेसल है जिसमें ये लोग यात्रा करते हैं, जिसमें 2 महिला अधिकारी इसमें थ्रू वुमेन ऑफिसर्स भी रहेंगे, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। ये शॉर्ट में नाम हो गया, इसका पूरा नाम आपको किसी न किसी फॉर्म में हनुमान स्टडीज के द्वारा आप तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है? लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ए और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, इस 2 महिला अधिकारी इस पूरे परिक्रमा में शामिल रहेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि यह अभियान अधिकारियों के साहस और कौशल का जश्न मनाता है और भारतीय नौसेना की महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शन करता है, ठीक है? तो यह अभियान जो है नारी शक्ति को बढ़ावा देता है और हमारे जितने भी नेवल स्टाफ्स हैं तो उनके साहस और कौशल का भी जश्न मनाता है। इसका अगला पॉइंट क्या है कि पहला नाविका सागर परिक्रमा 2017 में हुआ था, ठीक है? तो अब ये 7 साल बाद दूसरा नाविका सागर परिक्रमा होने जा रहा है। पहले जो हुआ था वो 2017 में हुआ था, जो एक सर्व महिला दल द्वारा भारत का पहला परिभ्रमण चिन्हित करता है। सर्व महिला बल द्वारा मतलब कि इस परिभ्रमण को सारे महिलाओं ने ही आयोजित किया था, इसमें सारी महिलाएं शामिल थी। ये फोटो जारी किया गया है, ठीक है? नाविका सागर इंडियन एयरफोर्स नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय। राइट, इसका अगला पॉइंट है कि यह दूसरा अभियान अद्वितीय है। पहला कब हुआ था? 2017 में, और अब जो हो रहा है 2024 में, ये अद्वितीय है क्योंकि इसमें एक डबल हैंडेड मोड है, जिससे अधिकारी इस उपलब्धि को हासिल करने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन जाएंगे। ये अधिकारी इस दुनिया में परिक्रमा में जा रहे हैं, परिभ्रमण में जा रहे हैं जो, तो इसे डबल हैंडेड मोड है, सक्सेस कर दिए जा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें पहले व्यक्ति ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बन जाएंगे अपने भारत के अधिकारी। अगला पॉइंट क्या है कि यह अभियान भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन द्वारा, ठीक है, इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन के द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों के समन्वय से इन कोऑर्डिनेशन विद द इंटरनेशनल मरीन मेरीटाइम एजेंसीज किया जा रहा है, ठीक है? इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन, भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुद्र एजेंसियों के साथ मिलकर के इस अभियान को चालू किया जा रहा है। ये था हमारा 12वां पॉइंट। हमारा 13वां पॉइंट क्या कह रहा है कि IPEF सप्लाई चेन काउंसिल एंड क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क मीटिंग एट वाशिंगटन डीसी, ठीक है? सप्लाई चेन काउंसिल और क्राइसिस रिस्पांस मीटिंग किया जा रहा है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में IPEF आपूर्ति श्रृंखला परिषद और संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क बैठक बुलाई गई है, की जा रही है। अब इसमें क्या है कि इंडिया शायद पहली बार भाग ले रहा है,
यस, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि भारत ने वाशिंगटन डीसी में पहली व्यक्तिगत आईपीएफ आपूर्ति श्रृंखला परिषद और संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क बैठक में भाग लिया। ठीक है, इंडिया फर्स्ट टाइम इस आईपीईएफ मीटिंग में भाग ले रहा है, जो कि वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया। तो आईपीएफ मीटिंग वाशिंगटन डीसी में, और भारत इसमें पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। 3 एक्शन प्लान टीमें बनाई गई, जिसका ध्यान इस पर था। ठीक है, अब कुछ ध्यान केंद्रित बातें वहां पे की गई, जिसके लिए 3 एक्शन टीमें बनाई गई। तो वो ध्यान केंद्रित बातें क्या है? सेमीकंडक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया। बैटरी के लिए महत्वपूर्ण खनिज विशेषकर, ठीक है, खास करके बैटरीज के लिए जो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बैटरीज डेवलपमेंट, ठीक है, चाहे वो छोटा से छोटा बैटरी क्यों ना हो या बड़ा से बड़ा बैटरी क्यों ना हो। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने के लिए रसायन, ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला की लोगों तक ज्यादा से ज्यादा सामान पहुंच सके, तो इसमें आसानी से पहुंच सके, तो इसके लिए बढ़ावा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि सब कमिटी ऑन लॉजिस्टिक्स मतलब रसद एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स वाज क्रिएटेड टू इंप्रूव लॉजिस्टिक सर्विसेज। रसद सेवाओं के सुधार के लिए रसद और माल के आवागमन पर एक उप समिति बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों का विश्लेषण करने के लिए एक अन्य उप समिति डेटा और विश्लेषण पर स्थापित की गई। अगला पॉइंट क्या है कि संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क बैठक में एक आपातकालीन सिमुलेशन अभ्यास शामिल था। अगला पॉइंट है कि आईपीईएफ के तहत आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौता स्तंभ 2 समझौता, ठीक है, पिलर 2 एग्रीमेंट, ठीक है, कि वो आई नहीं है, 2 बार आई नहीं लिखा हुआ, पिलर 2 है। 24 फरवरी 2024 को प्रभावित हुआ। द सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट अंडर आईपीईएफ बिकेम इफेक्टिव ऑन 24 फरवरी 2024। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इस समझौते का उद्देश्य क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भागीदार देशों के बीच आर्थिक सहयोग के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। ये जो समझौता किया गया है आईपीएफ के मीटिंग में, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग क्या है कि एक मिनट दोस्तों, ठीक है, आईपीएफ के रिगार्डिंग में जो मीटिंग किया गया है, तो सहयोग के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना, ठीक है, ताकि विकास हो सके, शांति भी बने और समृद्धि भी हो, ठीक, डेवलपमेंट के साथ सब चीज बनी हुई रहे। अब 3 इंस्टीट्यूशनल बॉडीज वर एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंदर में 3 इंस्टीट्यूशनल बॉडीज को डेवलप किया गया। पहला कौन सा है? तो सप्लाई चेन काउंसिल एससीसी, क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क सीआरएन, लेबर राइट एडवाइजरी बोर्ड एलआरईबी। ओके, सो ये 3 बॉडीज हैं जो कि इस आईएफईपी में आईपीईएफ में, ठीक है, इस आईपीईएफ में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इन इंस्टीट्यूशनल बॉडीज को आगे वर्क करना रहेगा। अगला पॉइंट है कि क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए विचारों और रणनीति पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं। इस मीटिंग में इंडिया तो पहली बार पार्टिसिपेट किया। ऊपर सेमीकंडक्टर्स और भी 2 पॉइंट्स पे डिस्कशन किए गए और 3 कमिटी भी स्टैब्लिश किए गए, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बॉडीज भी इस पे बनाए गए। अब इसमें क्या है कि भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया, इन सब देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की, सबके साथ सामने बैठ करके बातें भी हुई और इनके रिगार्डिंग आगे डेवलपमेंट का भी बातें हुआ है। अगली आपूर्ति श्रृंखला परिषद बैठक दिसंबर 2024 के लिए निर्धारित है, ठीक है, तो अगली आईपीएफ मीटिंग जो है वो 2024 में होने वाली है। ऑलराइट, हमारा आज का 24वां और आखिरी पॉइंट जो है कि अनुराग कुमार दिसानायके, ठीक है, अनुराग कुमार दिसानायके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव जीते। ठीक है, अनुराग कुमार दिसानायके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति जीते। अब इसका एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं है, बस ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए अनुराग कुमार दिसानायके को बधाई दी। श्री मोदी ने श्रीलंका के साथ बहुआयामी सहयोग और मजबूत करने के लिए निकटता से काम करने की आशा व्यक्त की। ठीक है, तो ये फेस हो गया अनुराग कुमार दिसानायके का। तो ये 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। ये चारों के चारे 24 सितंबर 2024 के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं। इसके रिगार्डिंग भी अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो वो आपको हनुमान स्टडीज पे किसी ना किसी फॉर्म में आपके आगे भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो हनुमान स्टडीज पे यहाँ तक बने हुए हैं अगर कोई, तो उनका थैंक यू और सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं अगर आप चैनल पे नए हैं। इस नोट्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हनुमान स्टडीज के वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।